नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और साथियों, हम विज्ञान, जीव विज्ञान एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला में कक्षा 10वीं के बहुत सारे चैप्टर मैंने वीडियो बना के डाले हैं और कक्षा 9वीं के भी मैंने कुछ चैप्टर डाले थे, लेकिन अब कक्षा 9वीं का मैं चैप्टर आज डाल रहा हूं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो का प्रचार हो सके। साथियों, आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आप इसी तरह से मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के वीडियो में अपन जैसे कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों एनसीईआरटी की किताब के अनुसार अपन गति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गति के बारे में आपको सिंपली तौर पे देखा जाता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें गतिमान रूप से देखते हैं और बहुत सारी स्थिर रूप से देखा जाता है। तो यहाँ पर गति किस संदर्भ में पढ़ी जाए, गति का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में इस पाठ में अपन पढ़ेंगे। गतियां कितने प्रकार की होती हैं और गति और दूसरी चीजों में क्या अंतर है, गति को कैसे मापा जाता है। अब गति का मतलब सामान्य रूप से देखा जाए, आपकी किताब के अनुसार देखा जाए तो गति के रूप में गति सामान्य रूप से देखी जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गति कहलाती है। आप देखते हैं कि मछलियां गति करती हैं, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रुधिर होता है, वो शिराओं और धमनियों में गति करता है। आपके घर में जो नल आता है उसमें पानी नलों में गति करता है, यानी कि बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है। पक्षी जो होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं। इसके बाद आप तारे हैं, ये इस तरह के जो गतिमान चीजें हैं जो अपन को लक्षित होती हैं, दिखते हैं अपन को। तो गति के अलग अलग प्रकार होते हैं। अपन को गति के बारे में ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है कि गति कितने प्रकार की होती है, गति और दूसरी चीजों का क्या संबंध होता है, गति के साथ दिशा का क्या संबंध होता है, किस दिशा में गति हो रही है, गति के साथ वजन का क्या संबंध होता है, गति के साथ भार का क्या संबंध होता है, विस्थापन क्या होता है, ये सभी चीजें अपन पढ़ेंगे। सरल रेखा में गति क्या होती है, वर्तुल गति क्या होती है। तो गति के बारे में अपन इस वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे साथियों। और दूसरी बात यह है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ साथ अगर 11वीं 12वीं में भी आप जाओगे तो गति के बारे में आपको इसका जो प्रारंभिक ज्ञान है वो होना चाहिए। तो गति के बारे में अपन इसको डिटेल में आज इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी वीडियो बने गति के बारे में मैं पढ़ाऊंगा और आपको कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जो विद्यार्थी हैं या जो मेरे साथी हैं वो देख सकते हैं कि गति के बारे में। जैसा कि साथियों एनसीईआरटी की किताब के अनुसार देखा गया है कि गति के प्रकारों में जैसे कि परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान है। आकाशगंगाएं जो होती है वो भी गतिमान होती है। परमाणु, अणु ये सभी गतिमान है। सबसे छोटे से छोटा कण और बड़े से बड़ा जो कण होता है वो सभी गतिमान होते हैं। यहाँ पर गति के बारे में आपकी किताब के अनुसार देखा जाए कि पत्तियों के हिलने डुलने से, पेड़ की शाखाओं के हिलने डुलने से हम हवा की गति का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हवा अपन ने देखी नहीं है, लेकिन हवा की गति का अनुमान अपन पत्तियों के हिलने डुलने से, शाखाओं के हिलने डुलने से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि अब यहाँ पर गति का अर्थ दो संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे कि अपन रोड के किनारे खड़े हैं तो बस में बैठा हुआ व्यक्ति अपन को स्थिर मानता है, जबकि अपन उसको गतिमान मानते हैं। तो यहाँ पर जो अपन किस बिंदु पर खड़े हैं उसके आधार पर अपन कह सकते हैं गति। जैसे कि बस में बैठा हुआ व्यक्ति अपने सभी यात्रियों को स्थिर मानता है क्योंकि बस उसके साथ साथ गतिमान हो रही है, जबकि बाहर जो पेड़ वगैरह जो दिखते हैं उनको वो गतिमान मानता है, लेकिन वास्तव में गति में वो होता है। अब उसके संदर्भ में गति में वो नहीं है, लेकिन वो मानता है कि भाई पेड़ पौधे गतिमान है, लेकिन पेड़ पौधे स्थिर होते हैं, गति में वो होता है। तो यहाँ पर गति अलग अलग संदर्भों में देखी जाती है। जो गमन होता है वो अलग अलग संदर्भों में देखा जाता है साथियों। जो मोशन होता है वो अलग अलग संदर्भों में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर गति के बारे में अपन देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से गतिमान वस्तुओं में सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यह होती है कि बहुत सारी गतियां जो होती हैं वो सीधी रेखा में होती हैं, जिनको सरल रेखी गति कहते हैं। बहुत सारी गतियां जो होती हैं वो वर्तुल होती हैं, इस तरह से गति होती है। बहुत सारी गतियां जो होती है वो राउंड शेप में होती हैं, इस तरह से। तो गति जो होती है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग बिंदुओं से मापी जा सकती है। तो यहाँ पर गति के बारे में अपन कह सकते हैं कि सीधी रेखा में गमन हो सकता है आपकी किताब के अनुसार। अब इस पाठ में अपन
ग्राफ वगैरह जो होते हैं उनके माध्यम से भी गति का संचालन देख सकते हैं। तो गति के बारे में आपके दिमाग में क्लियर कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले गति का वर्णन अपन कैसे करेंगे कि गति को कैसे अपन पेश करेंगे। भाई गति है, गति का वर्णन का मतलब गति को अपन डिस्क्राइब कैसे करेंगे। जैसे अपन देख रहे हैं कि एक गाड़ी जा रही है रोड पे और अपन रोड के किनारे खड़े हैं, तो उस गति का वर्णन अपन कैसे करेंगे। जैसे मैं यूं कहूं कि एक बस है जो ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रही है, तो अपन उसको किस संदर्भ में देखेंगे, अपन उसको बोलेंगे कैसे, अपन उसको कहेंगे कैसे। तो गति को मापने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होती है। गति को बोलने के लिए, गति को कहने के लिए, गति को प्रदर्शित करने के लिए, गति को डिस्क्राइब करने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसको अपन निर्देश बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? निर्देश बिंदु कहते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी की किताब के अनुसार इसको निर्देश बिंदु कहते हैं। और इसको, जैसे मैं यूं कहूं कि हमारा विद्यालय या आपका विद्यालय रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो यहां पर रेलवे स्टेशन क्या हुआ? इसका निर्देश बिंदु हुआ। रेलवे स्टेशन क्या हुआ? निर्देश बिंदु हुआ। निर्देश बिंदु क्यों हुआ? क्योंकि अपन किसको बेस मान करके गति को माप रहे हैं? रेलवे स्टेशन को। जैसे मैं यूं कहूं कि मेरे घर से हॉस्पिटल है वो 5 किलोमीटर दूर है, तो यहां पर मेरा घर जो है वो आपके निर्देश बिंदु है, और हॉस्पिटल जो है वो उसकी दूरी है, वो उसकी गति करने का जो वे है, जो तरीका है वो, यानी कि मूल बिंदु कौन सा हुआ? इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसको मूल बिंदु भी बोला जाता है। मूल बिंदु कैसे बोला जाता है? जो निर्देश बिंदु है। जैसे मैं यूं कहूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर इस बोर्ड के सामने खड़ा हूं, वहां से मेरी गति हो रही है, और गति होकर के मैं यहां पर हेडपंप तक जाऊंगा, तो मेरा जो यहां पर बोर्ड के सामने खड़ा रहना है वो मेरा निर्देश बिंदु है, वो मेरा मूल बिंदु है। तो यहां पर जिसके सापेक्ष कुल स्थिति में निर्देश बिंदुओं को अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। तो अपन सुविधा अनुसार निर्देश बिंदु बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही निर्देश बिंदु रखना है, कि गति का कोई भी निर्देश बिंदु आप बना सकते हैं। भाई यहां से यहां की दूरी कितनी है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, यहां से जाने में इसमें कितना समय लगता है, यहां से दिल्ली से बॉम्बे कितना किलोमीटर है, ये यहां से है, तो निर्देश बिंदु कहां हो गया? दिल्ली हो गया। या फिर आप यूं कहो कि आपके विद्यालय से आपका घर कितना दूर है, वो आपका निर्देश बिंदु हो गया। तो निर्देश बिंदु आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। किसके संदर्भ में? गति के संदर्भ में। किसके संदर्भ रख सकते हैं साथियों? गति के संदर्भ में आप निर्देश बिंदु को अपन रख सकते हैं। तो यहां पर इन निर्देश बिंदुओं को मूल बिंदु भी कहा जाता है। तो ये सबसे पहले निर्देश बिंदु किसे कहेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि निर्देश बिंदु किसे कहेंगे। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसको निर्देश बिंदु कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है साथियों। किसी वस्तु की गति को बताने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होती है, उसको जिसे निर्देश बिंदु या इसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये सबसे पहली बात है गति के बारे में। मैं आपको गति के बारे में इस वीडियो में 5 ट्रिक बताऊंगा, 5 आइडिया बताऊंगा, जिसको याद रख के आप गति को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, गति को अच्छी तरह से बता सकते हो कि भाई गति किसको कहेंगे। भले आप 6ठी कक्षा में हैं, भले आप 10वीं में हैं, भले आप 12वीं में हैं, लेकिन आपको 5 चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के गति को बता सकने की स्थिति में आ सकते हो। तो पहला बिंदु क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया निर्देश बिंदु। साथियों बने रहिए वीडियो में, मैं आपको और आगे इसके बिंदु बताऊंगा, गति को याद किस तरह से रखना है। तो पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि गति को याद रखने के लिए हमेशा एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। निर्देश बिंदु के बगैर गति को याद रखना संभव नहीं है, या गति को परिभाषित करना संभव नहीं है। सबसे पहली बात। अब साथियों आगे बढ़े, आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसके अनुसार गति के प्रकार
दूसरा बिंदु, गति के प्रकार। गति को आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो? जैसे मैं यूं कहूं, ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा में गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति में जैसे मैं यहां पर आपको एक निर्देश बिंदु जैसे आपकी एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया है, यहां पर O 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और या 60, ये यहां पर बिंदु लिख दो आप। A, फिर यहां लिखिए आप B, फिर यहां लिखिए C। जैसे ये एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है, तो किसी की गति O बिंदु से प्रारंभ होकर के A बिंदु तक जाती है। देखो ये सरल रेखा में गति है। किसी वस्तु की या किसी गाड़ी की यूं समझ लो, या किसी वस्तु की जो गति है वो O बिंदु से प्रारंभ होकर के A बिंदु तक जाती है। तो यहां पर मान लीजिए 10, यहां पर ये किलोमीटर में अपन दूरी मापे, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। एनसीईआरटी की बुक के अनुसार कह रहे हैं अपन, आपकी जो 90 की किताब है उसके अनुसार ही मैं बढ़ रहा हूं। यहां पर कोई विशेष प्रकार का अलग से मैं नहीं डाल रहा हूं जो आपको बहुत कठिन लगे, बहुत सरल है। सरल रेखीय गति में क्या होगा, यहां से वस्तु जो है वो O बिंदु से लेकर के वस्तु गतिमान है और वो कहां तक पहुंचती है, A बिंदु तक पहुंचती है। तो सरल रेखीय गति में बिंदु वस्तु ने जो दूरी तय की वो कितनी है, 60 किलोमीटर। या इसको मीटर में लिखें या किसी में भी लिखें, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से वस्तु वापस, देखिए साथियों, यहां से वस्तु वापस यहां पहुंच करके वस्तु वापस B बिंदु तक आ गई। देखना साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जीरो से लेकर के, जीरो O बिंदु से लेकर के जीरो दूरी स्टार्ट करके वो 60 किलोमीटर तक आ गई, लेकिन यहां 60 किलोमीटर से वापस मुड़ करके वो वस्तु जो है वो B बिंदु पर आ गई। तो पहले तो उसने कितनी दूरी तय की, 60 प्लस अब ये दूरी A से लेकर के वापस कितनी दूरी तय की, 10, 20 और 25। तो उसका टोटल जो दूरी हुआ, जो दूरी जो उसने तय की, उसको अपन कैसे लिखेंगे, कितना हो गया ये, 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। अब यहां पर दूरी के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती। कौन से मान की आवश्यकता होती, केवल अपन को ये दूरी को प्रदर्शित करने के लिए आपको केवल किलोमीटर में संख्या चाहिए कि भाई इतने किलोमीटर। इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है दूरी को बताने के लिए, समझ रहे हैं आप, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आपको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना, वो बात की बात है। पहले जो दूसरा पॉइंट है उसके अनुसार जो गति के प्रकार हैं, सबसे पहले सरल रेखीय गति होती है, उसके बाद अब देखिए साथियों, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर ये ध्यान रखना है, एक तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक नया जो टर्म आ रहा है उसको कहते हैं विस्थापन। उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं उसको। जैसे आपके एनसीईआरटी के किताब के अनुसार देखा जाए तो विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक वस्तु यहां पर थी, देखिए प्रारंभिक वस्तु यानी कि शुरुआत में वस्तु O बिंदु पर थी, O बिंदु से वस्तु A बिंदु पर गई, A बिंदु से वस्तु वापस B बिंदु पर आई, समझ रहे ना आप, A बिंदु, O बिंदु से वस्तु वापस, O बिंदु से वस्तु गई A बिंदु पर, A से वापस कहां पे आई, B बिंदु पे। तो यहां पर दूरी कितनी तय की इसने, दूरी तय की 85 किलोमीटर। अब यहां पर आकर के जो वो वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, तो यहां पर इसका विस्थापन कितना हुआ, भले इसने दूरी कितनी भी तय कर ली, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, यहां 0 से लेकर के यहां पर 30 विस्थापन। अब इसकी अंतिम स्थिति में वस्तु कहां है, भले यहां से चली और A पर पहुंच के वापस यहां पर आ गई, यानी कि इसकी दूरी तो तय हुई 85 किलोमीटर,
क्यों? क्योंकि 60 किलोमीटर ये और 25 किलोमीटर ये 85 किलोमीटर हुई। लेकिन यहां से अगर इसका विस्थापन देखा जाए, विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी स्थिति पहले यहां पड़ी है, फिर 2 फुट आगे पड़ी है, तो विस्थापन यहां पर कितना हुआ? केवल विस्थापन हुआ साथियों 30 किलोमीटर। अब समझे आप विस्थापन और दूरी में अंतर समझे, विस्थापन और गति में अंतर समझे। दूरी क्या होती है और गति क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन यहां पर क्या हुआ, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तो O पर थी और वस्तु की अंतिम स्थिति किस पर है? B पर है। तो वो हो गया उसका जो अंतर है, वो हो गया विस्थापन। वो क्या हो गया? विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब समझा, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को। तो विस्थापन किसको कहेंगे? ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ये आपके एनसीईआरटी की किताब में भी ऐसा ही दिया हुआ है, मैंने आपको समझा के इस तरह से बता दिया है। ठीक है। अब यहां पर साथियों देखो, एक शब्द आता है परिमाण। ये शब्द नया है आपके लिए। परिणाम अलग चीज है, परिमाण अलग चीज है। किसी भौतिक वस्तु का अंकीय मान, किसी भौतिक वस्तु का अंकीय मान। भौतिक वस्तु कौन सी है? भौतिक वस्तु है गति। भौतिक राशि कौन सी है? गति। और भौतिक राशि का अंकीय मान, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण कहलाता है। परिमाण कहलाता है, परिणाम नहीं। याद रखना, ध्यान रखना साथियों। परिमाण किसको कहेंगे? किसी भी भौतिक राशि का जो अंकीय मान होता है वो उसका परिमाण है। जैसे मैंने कहा कि एक बस ने एक स्थान से ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक 50 किलोमीटर की यात्रा की, 50 किलोमीटर गई, तो भौतिक राशि कौन सी है? दूरी। और उसका परिणाम कितना हो गया? दूरी का परिणाम कितना हो गया? गति का परिणाम कितना हो गया? 50 किलोमीटर। तो साथियों ये टर्म आपको समझ में आ गई। परिमाण किसको कहेंगे? किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। उसके बाद विस्थापन के बारे में आप समझ गए। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। गति किसको कहते हैं? गति के बारे में समझ गए आप। वस्तु ने जितनी दूरी तय की वो उसकी गति है, वो उसकी दूरी है। तो ये आपको, ये 3 टर्म मैंने आपको बता दी जो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों। अब आगे बढ़े तो इसमें क्या लिखा है? 2 विभिन्न भौतिक राशियां दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और सापेक्ष स्थिति को ज्ञात करने में किया जाता है। दोनों भौतिक राशियां, देखो भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? दूरी और विस्थापन, दोनों भौतिक राशियां। कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं? दूरी भी भौतिक राशि है और विस्थापन भी भौतिक राशि है। इन दोनों का प्रयोग किसी वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। गति की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक, दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति ज्ञात करना, प्रारंभिक के सापेक्ष
अंतिम स्थिति को ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहां पर दूरी और विस्थापन के बारे में आप थोड़ा सा दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। दूरी और विस्थापन वह भौतिक राशियां हैं जिनका प्रयोग गति की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है का अर्थ समझे आप, कि आपको अगर गति को अभिव्यक्त करना है तो आपको इसके साथ साथ क्या चाहिए, दूरी भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए। दूरी भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए। और वो कैसे अपन अभिव्यक्त करेंगे वो अपन बाद में आगे वाले जो पॉइंट है उसमें आ रहे हैं। तो ये चौथा बिंदु आपको ये ध्यान रखना है कि दूरी और विस्थापन का प्रयोग गति की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है साथियों। समझ गए? उसको अभिव्यक्त करना है कि किसको अभिव्यक्त, गति को अभिव्यक्त करना है। मोशन बताइए आप, यूं कहे आपको कोई, अभी आप छोटी कक्षाओं में, बड़ी क्लास में जाओगे, पढ़ोगे, तब मोशन को आप कैसे अभिव्यक्त करोगे, गति को कैसे अभिव्यक्त करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि दूरी कितनी तय की है और उस वस्तु में विस्थापन कितना हुआ है। समझ रहे आप? कैसे दूरी कितनी तय की, मतलब किसी वस्तु ने, जैसे एक बस है, एक बस ने एक स्थान से चलना प्रारंभ किया और उसने 500 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन विस्थापन उसने 100 किलोमीटर का ही किया है। हो सकता है ये, समझ लो आप कैसे। जैसे देखो, एक बस है, वो ए बिंदु से स्टार्ट हुई और यहां से घूमती हुई वापस इस तरह से घूमी और यहां पर यहां गई, इसके बाद यहां गई, यहां गई, इसके बाद यहां गई। ये बस घूम करके वापस यहां बी बिंदु पर आ गई। अब जहां से स्टार्ट किया था वहां से और जहां पर आकर के रुकी, वहां पर उसका विस्थापन केवल 25 किलोमीटर हुआ है, लेकिन वो घूम घूम के 1000 किलोमीटर आई है। तो उसका विस्थापन तो कितना हो गया, 25 किलोमीटर, और उसकी दूरी कितनी हो गई, 1000 किलोमीटर। तो समझे साथियों आप इस चीज को, कि दो बातें आपको याद रखनी है कि गति की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए दूरी भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए। तो दूरी दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति के मान को ज्ञात करने के लिए अपन दूरी और विस्थापन का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छी ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। प्रारंभिक स्थिति क्या है और प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति को कैसे निकाला जा सकता है साथियों। तो यहां पर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको 4 चीजें आपको बता दी हैं। उसके बाद इसके बाद 5वीं बात मैं आपको बताऊंगा। 5वीं बात यह है कि गति के प्रकार में कैसे, समान गति और असमान गति, समान गति और असमान गति। देखिएगा, समान व असमान गति, समान एवं असमान गति। अब कोई वस्तु है, वो 1 सेकंड में 50 मीटर, 1 सेकंड में 50 मीटर, अगले सेकंड में, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, चौथे सेकंड में 50 मीटर, 5वें सेकंड में 50 मीटर। तो 5 सेकंड में उसकी जो गति है वो कैसी रही, समान रही। गति समान रही, मतलब एक स्थान से स्टार्ट हुई, लेकिन हर सेकंड में उसकी जो गति है वो एक समान रही। दूसरी वस्तु के बारे में अपन कल्पना करें कि एक वस्तु है, वो 1 सेकंड में 40 किलोमीटर, दूसरे सेकंड में 50 किलोमीटर, तीसरे सेकंड में 30 किलोमीटर, चौथे सेकंड में 50 किलोमीटर और 5वें सेकंड में 40 किलोमीटर। तो ये उसकी गति कैसी रही, असमान रही। मतलब प्रत्येक 1 सेकंड में उसने पहले सेकंड में तो 40 मीटर दूरी तय की, फिर दूसरे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय की, फिर तीसरे सेकंड में 30 मीटर दूरी तय की, चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय की, 5वें सेकंड में 40 मीटर दूरी तय की। यानी कि दूरी तय करने की जो गति है वो कैसी है, असमान है। जबकि पहले वाली स्थिति में क्या था, समान है। समान कैसे है, पहले सेकंड में 50, दूसरे, हर सेकंड में 50-50 मीटर की दूरी तय की। यानी कि एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर है, तो एक समान गति किसको कहते हैं कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे एक कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में, यहां पर लिखता हूं मैं,
कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो इसे समान गति कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। ये पहली बात आपको एक समान गति के बारे में बता दी मैंने। एक समान गति के बारे में बता दी। और असमान गति में क्या है कि कोई वस्तु जो है वो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। समझ में आ रहा है? कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। जैसे कि एक गाड़ी है, वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर दूसरे मिनट में 500 मीटर, फिर दूसरे मिनट में 100 मीटर, इस तरह से दूरी तय करे तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको असमान गति। उसको कौन सी गति कहेंगे? असमान गति कहेंगे साथियों। और अगर कोई गाड़ी या कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, एक ही तरह की दूरी से आगे बढ़ती रहे तो उसको अपन समान दूरी कहा जाता है। तो ये 5 बातें मैंने आपको बता दी हैं। कौन कौन सी बातें बता दी हैं? गति के बारे में निर्देश बिंदु, मूल बिंदु, एक समान गति, असमान गति और गति की परिभाषा। ये गति के बारे में आपको बेसिक नॉलेज देने वाली चीज है। ठीक है? कौन कौन सी बातें मैंने आपको 5 बताई वो आप साथियों ध्यान रखना। 5 जो ट्रिक्स हैं वो आप ध्यान रखोगे तो आपको गति के बारे में कोई ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले गति, इसके बाद विस्थापन, सबसे पहले निर्देश बिंदु, इसके बाद विस्थापन, मूल बिंदु, समान गति, एक समान गति और 5वां है असमान गति। तो साथियों ये 4-5 बिंदु जो मैंने बताए वो शॉर्ट ट्रिक है, 5 बिंदु ट्रिक है। ये गति के बारे में आपको नॉलेज ध्यान रखना है कि निर्देश बिंदु क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूं आपको, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे विद्यार्थी हो और आप बहुत ही अच्छा पढ़ाई में समय लगा रहे हो, मन लगा रहे हो। तो मैं आपको एक बार और ये निर्देश बिंदु किसे कहेंगे? जिस बिंदु के सापेक्ष दूरी की गणना की जाती है साथियों। विस्थापन, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। मूल बिंदु, जहां से दूरी मतलब गति प्रारंभ की जाती है, कि जिसके संदर्भ में देखा जाता है। एक समान गति, अगर कोई वस्तु एक समय में एक प्रकार की दूरी तय करती है तो उसको एक समान गति। और असमान गति किसको कहेंगे? अगर कोई वस्तु समान समय में अलग अलग गति करती है तो उसको असमान गति कहते हैं। अब साथियों आपके इस किताब में और आगे एनसीईआरटी के अनुसार गति की दर का मापन आ रहा है। गति की दर का मापन आ रहा है जो अपन अगले वीडियो में बनाएंगे। गति की दर का मापन अगले वीडियो में करेंगे। तो ये 5 ट्रिक मैंने आपको बताया, 5 जो बिंदु हैं मुख्य रूप से वो आपको ध्यान में रखने हैं गति के बारे में। और अगर और आगे अपन वीडियो में इस तरह की जो बातें हैं मैं बताऊंगा। धन्यवाद साथियों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे भारत।